तो हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र में विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में मानसून सत्र में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए। मुख्यमंत्री ने संचौली मस्जिद मामले पर भी बयान दिया। तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता टीवी के हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ विकास शर्मा से खास बातचीत की। सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश और आज जनता टीवी लेकर आया है कुछ इस तरह के मुद्दे जो कि हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित हैं, चर्चा में हैं। मुद्दे कई हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। ऐसे में सरकार ने कई ऐतिहासिक काम करने का भी दावा किया है। कई ऐसे बिल हैं जिनको लेकर आया गया है और राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक विशेष समुदाय के ऊपर भी बात हम करेंगे आज। संजौली अवैध मस्जिद जो निर्माण है उसका मुद्दा भी गरमाया हुआ है। विशेष बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे यही राजनीतिक सवाल है। इस बार मॉनसून सत्र चल रहा है, किस तरह से मॉनसून सत्र चल रहा है और विपक्ष की भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, विपक्ष में यही नहीं पता लग रहा कि उनका नेता कौन है, और जो विपक्ष के नेता है वो वॉकआउट पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, मुद्दों को ला नहीं रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब ऐतिहासिक मानसून सेशन हो रहा है, पहली बार विधानसभा के इतिहास में 10 दिन लंबा मानसून सेशन है, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, भ्रष्टाचार पर चर्चा होनी चाहिए थी, कुप्रबंधन पर चर्चा होनी चाहिए थी और चर्चा के बाद कोई रास्ता आगे निकलना चाहिए था। वो जो विपक्ष के साथी हमारे बात करते तो उनका जवाब हम देते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब वो थोड़े माने हैं तो हमने एक दिन और सेशन को एक्सटेंड कर दिया है और हम चाहेंगे कि सभी जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के जहन में है वो सदन के पटल पर रखकर उस पर चर्चा हो। आर्थिक संकट की बात की जा रही है, क्या है ये आर्थिक संकट? कभी सरकार कह रही है कि आर्थिक संकट है, कभी सरकार कह रही है आर्थिक संकट नहीं है। जयराम ठाकुर खास तौर पर ये बात कह रहे हैं। नहीं, जयराम, हमने तो कहाँ कहा कि आर्थिक संकट है। हम तो कह ही नहीं रहे। हम तो आर्थिक संकट को पार करके फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिस्कल प्रूडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं और उस तरफ हम बढ़कर हमने अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है और 20% का सुधार हमने अपनी इकॉनमी में किया है और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व पिछले एक वर्ष में हमने कमाया है। जयराम ठाकुर एक बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अगर आपने भी सुना हो कई बयानों में, जिस तरह से आप कहते हैं कि 2027 में आत्मनिर्भर हिमाचल होगा, 2032 में एक सबसे देश का सबसे अमीर राज्य होगा और सर्वगुण संपन्न यानी सभी साधन संपन्न राज्य होगा। वो कह रहे हैं कि ये तो मजाक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी आधार क्या है? देखिए, पहले बजट को मेरे जो पढ़ रहे हैं वो पहले बजट और दूसरे बजट को पढ़ लीजिए। उसमें उस आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी गई है, उस समृद्धशाली हिमाचल की नींव रखी गई है जो भविष्य की सोच के अनुसार आगे बढ़ रही है। उसको धरातल पर उतारा जा रहा है और धरातल पर उतारने के बाद अब वो दिखने लगा है। हर चीज़ पर बदलाव किया जा रहा है। एजुकेशन में बदलाव किया जा रहा है, हेल्थ में बदलाव किया जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव किया जा रहा है, गवर्नेंस के नए नियम बनाए जा रहे हैं। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का नियम होना चाहिए, तो हम उस दृष्टि से बात कर रहे हैं। रेवेन्यू रिसोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं, पहली बार रेवेन्यू रिसोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने फ्री वीज बांटी थी उसको बंद करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा आ जाती है हिमाचल प्रदेश में और लगातार ये देखा जा रहा है कि 2 मानसून ऐसे रहे हैं। ये वाला मानसून जो इस साल का है, 2023 का मानसून, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और सैकड़ों लोगों की जान गई है। क्या रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर भी राज्य सरकार काम कर रही है कि अपनी आमदन जो है वो बढ़ाई जाए और जो खर्चा जो हो रहा है जिस तरह से बताया जा रहा है और उसके लिए भी आमदन जो है वो यहाँ पर हो? नहीं, निश्चित तौर पर अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं और आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अपने पांव पर हिमाचल कैसे खड़ा हो, इस दृष्टि से भी हम हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि हमें इसमें सफलता भी मिल रही है, लोगों का साथ भी मिल रहा है।
तो मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके सहयोग से हम आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ने का हमारा दायित्व भी है। ये धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट है, सुन्नी है, लूरी है, ये पावर प्रोजेक्ट हिमाचल के पास कब आएंगे? नहीं, ये तो MOU इनका SJVNL के पास हुआ है। हमने कहा है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी ने जो 12% फ्री बिजली मिलनी थी उसको भी स्टैगर कर दिया, और अंत में ये आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में इन बिजली प्रोजेक्टों से अगर सरकार को ज़्यादा आय नहीं होनी है तो हमने कहा कि आप हमारी कंडीशन जो है 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस कर दो। इन तीनों प्रोजेक्ट को जीवन भर के लिए हमने SJVNL को दे दिया, और हमें बिजली कितनी मिलेगी? 12%। तो उस दृष्टि से हम अंडरस्टैंड करने के बाद हमने ये फैसला किया है कि अगर 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस मिल जाता है तो हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इन प्रोजेक्टों को हम टेक ओवर कर लेंगे। इसके साथ ही आपने सदन में एक दावा किया कि बड़ा ऐतिहासिक कदम राज्य सरकार ने उठाया है, जो एक अतिरिक्त आय जो है वो हिमाचल प्रदेश को, जो पेंशनर्स को पेंशन जाती है या एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी जाती है, उसके कुछ दिन आपने आगे बढ़ा दिया है, जिससे अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो हिमाचल प्रदेश को एक ऐसा लाभ होगा जो आज से पहले सरकारें कर सकती थी, लेकिन आपने करके दिखाया, उन्होंने नहीं किया। देखिए, जो हमें केंद्र सरकार से राज्य और केंद्र सरकार के जो टैक्सेस के शेयर्स होते हैं उसका एक भाग आता है 10 तारीख को जी। हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 10 तारीख को केंद्र सरकार ने एक नियम रखा है पेंशन। तो और जो हमारे को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आती है जिसे RDG बोलते हैं, वो आती है हमें 5 तारीख को। तो 1 से 5 तारीख तक हम जो सैलरी लेते हैं, जो हम 1200 करोड़ रुपये अपने सरकारी कर्मचारियों को देते हैं, तो वो लोन उठा कर लेते हैं। तो लोन उठाकर हमने पाया कि इसमें 1.5 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों का लोन का होता है, और फिर 1.5 करोड़ रुपया हमारा पेंशन का होता है। तो 2-3 लाख करोड़ रुपए के करीब हम लोन उठाकर सैलरी और पेंशन को देते हैं। तो अगर हमने 3 करोड़ अगर हम एक महीने का लोन उठाकर सैलरी कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी को देते हैं तो साल का 36 करोड़ हो गया। तो उसको बचाने के लिए हमने इस सिस्टम को किया है। पेंशन 10 तारीख को मिलेगी, और अभी तक जो हमने पे का है उसका हम थोड़ा सा, क्योंकि कई एम्प्लॉयज मिले कि EMI की बात है हमारी, तो उसमें हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि अगले महीने पहली को मिले या 5 को मिले। तो उसमें अभी व्यवस्था को देखा जा रहा है, और जो पेंशन है वो 10 तारीख को मिलना शुरू हो जाएगी। इस व्यवस्था से, जो आप ये व्यवस्था कह रहे हैं, इससे राज्य सरकार की तो आमदन बढ़ेगी, एक खर्चा जो है वो आपका बचेगा, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के अंदर ये भय जैसे का एक माहौल है। वो ये कह रहे हैं कि जो EMI की तारीख है उसके लिए बैंक परेशान कर सकता है। हालांकि अभी चर्चा ये भी है कि आपने कुछ चिट्ठी भी एक लिखी है बैंकर्स एसोसिएशन को कि आप जो है वो अपनी EMI की तारीख बढ़ाएं। क्या है ये पूरा मसला? नहीं, उसमें मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी को कहा है कि आप बैंकों में लिख दीजिए कि जो ये इतने दिन का है उसकी EMI को उस ढंग से सेटल कीजिए। मेरे ख्याल बैंक उसमें कर रहे हैं, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो जनता के लिए कोई संदेश आपका क्या कहना जनता के लिए हम तो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि पिछले 40 वर्षों से जो हिमाचल प्रदेश है उसमें इन्वेस्टमेंट ड्रेन हुआ है। औद्योगिकरण के नाम पर जनता की संपदा को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुटा दिया है। अब जब हम उद्योग लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि आप हिमाचल प्रदेश में आइए, उद्योग लगाइए, और 3 रुपये यूनिट बिजली प्रति यूनिट पाइए, और 1 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से जगह पाइए। जो पानी इस्तेमाल होना वो आपको मुफ्त में मिलेगा, और जो आपके लिए जो और चीज़ें हैं वो सब मुफ्त में मिलेगी। अब देखिए ना, हाइड्रो सरप्लस स्टेट हम अपने आप को कहते हैं, और सर्दी अक्टूबर से लेकर मार्च में हम 7 रुपये यूनिट प्रति बिजली खरीदते हैं। जब हम 7 रुपये यूनिट बिजली खरीदते हैं तो हमें उद्योगों को 3 रुपये देनी है, 4 रुपये हमारा अपना है। ऐसी इन्वेस्टमेंट करके हमें फ़ायदा नहीं है। उद्योग हमारे आ रहे हैं बद्दी रोटी वाला बाउंड्री पर आते। तो मेरा जो ज़्यादा मायने है कि तो हमें इस प्रकार उद्योग आए, लेकिन 24 घंटे हम बिजली उपलब्ध करवाएंगे।
लेकिन अपने पैसे खर्च करके उद्योगों को इस्टेब्लिश करना इस नीति से भी अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हिमाचल की प्राकृतिक और जलवायु को देखते हुए वो उद्योग आए थे। इसलिए हमने होटल इंडस्ट्री, हाइड्रो इंडस्ट्री और डाटा स्टोरेज, इन इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है। और बाउंड्री के इलाके में जो उद्योग है उसमें वही बद्दी वाला, बरोटे वाला में जो उद्योग चल रहे हैं उनको जो सुविधाएं हमने दी है वो मिलेगी। लेकिन आने वाले समय में हम 3 रुपये यूनिट बिजली किसी को नहीं देंगे, जितने में बाजार से खरीदेंगे उतने की देंगे, पर देंगे 24 घंटे। लेकिन इसी के लिए आपने ईएमआई जो है, जो पेंशनर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, वो अलग है, ये अलग है। और तीसरी बात है कि आपके होटल 5 स्टार है, 5 स्टार होटलों को क्यों 1 रुपये सब्सिडी देनी? जो 10 करोड़ लाख का टैक्स देते हैं, 10 करोड़ का टैक्स देते हैं या 50 करोड़ का टैक्स देते हैं, क्यों दें उसको? उसको क्यों 1 रुपये यूनिट सब्सिडी दे? अच्छा, जो बड़े बड़े मॉल हैं, जो बड़े बड़े फूड ज्वाइंट्स बने हुए हैं, उनको क्यों 1 रुपये की सब्सिडी दे? हमने कहा कि 5 kVA के ऊपर जितनी भी बिजली का सब्सिडी है उसके जो 8 प्रकार की सब्सिडी को मैंने विड्रॉ कर। तो क्या आपको लगता है कि उद्योगों का या औद्योगिक जो घराने हैं जिसको सरकार बुला रही है, आप जाकर जो है जगह जगह बड़े बड़े इवेंट्स जो है वो राज्य सरकारें भाग लेती नहीं, रही है, हम उद्योग तो वो पलायन करेंगे सर? नहीं, कोई उद्योग पलायन नहीं कर रहा भाई। हम सब्सिडी क्यों दें? अब अदानी की इंडस्ट्री में अदानी जी 13 लाख करोड़ के मालिक है, उनको हम सब्सिडी दे रहे 1 रुपये बिजली की, सीमेंट की जो अल्ट्राटेक है उसमें क्यों दे? मेरा कहने का मतलब है कि जो करोड़ों रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं उनको हमें 1 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी क्यों दे? उनको जो एक्चुअल कॉस्ट हमारी बिजली की वो दे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, तो मैं अभी इस दृष्टि से काम कर रहा हूँ, पानी क्यों मुफ्त में दे? तो ये सब चीज़ें प्रदेश के हित में है। तो प्रदेश हित में अगर आपको फैसले करने तो हमें करने चाहिए, तो इस हित में कर रहा हूँ। अभी जो मैंने सिर्फ सब्सिडी विड्रॉ की वो होटल इंडस्ट्रीज और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी सब्सिडी को मैंने 1 रुपये प्रति यूनिट था जो विड्रॉ किया, और इसलिए उसका नुकसान अभी आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। जिसने करोड़ों रुपए का बिजनेस करना है वो हमारी पूरी कॉस्ट पर बिजली ले, और दूसरी जो इंडस्ट्री की सब्सिडी है वो अभी बंद नहीं की है। लेकिन इसके अलावा विपक्ष जो है वो ये भी कह रहा है कि उनके तरफ से जो उनके कार्यकाल के समय में एक 125 यूनिट बिजली फ्री थी गाँव को, उसको नहीं हमने टच किया अभी जी। लेकिन सरकार ने आदेश दिए थे कि नहीं, उसको हमने कैबिनेट से अप्रूवल किया। जी। तो मैं हर चीज़ को समझ के कर रहा हूँ। तो पहले मैंने जब वो पाया कि जितने भी होटल इंडस्ट्रीज को हम 1 रुपये सब्सिडी मिलती है, जितने भी बड़े मॉल है 5 kVA से ऊपर के, 5 kVA के ऊपर से, ढाबों वालों की नहीं, हमने तो उनको हमने उनकी सब्सिडी बंद की। तो उससे मेरे ख्याल 300 करोड़ रुपए का सब्सिडी का जो बोझ सरकार पर पड़ना तो वो कम हो गया। सरकार की आमदन के ऊपर जो है राज्य सरकार काम कर रही है। चलिए, इसके अलावा एक विषय है जो कि आजकल चर्चा का विषय बना है, देश भर में जो है वो चर्चा चल रही है। एक विशेष समुदाय मुसलमान जो है उनको लेकर संजौली में, शिमला में ही, क्योंकि राजधानी है राज्य की, यहाँ पर एक अवैध निर्माण की एक बिल्डिंग है उनकी, और ये कहा जा रहा है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही, आज हालांकि कोर्ट में जो नगर निगम आयुक्त हैं उनकी कोर्ट में भी ये मामला लगा हुआ था। क्या ऐसी वजह आप देख रहे हैं कि पिछले कई दशकों से ये माना जा रहा है कि 40 साल से जो है ये मामला इसी तरह से लंबित पड़ा रहा, नोटिस पे नोटिस सर्व हो रहे हैं और वो निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है और किसी को ये चीज दिखाई नहीं दी? पूर्व की सरकारें, उनका रोल आप कैसे देख रहे हैं और अब आगे इस मसले पर आपको क्या कहना है? देखिए, हिमाचल की संस्कृति जो है ना वो सभी धर्मों और सभी समुदाय का सम्मान करने की है। हिमाचल में ऐसा नहीं है कि कोई किसी की भावनाओं को भड़काकर, किसी भी धर्म की भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। हमारी संस्कृति में ही है कि हमारी ऐसे संस्कृति है जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, और जो लीगल है वो तो कोर्ट में है। तो कहीं दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ जिसने धार्मिक रूप ले लिया, लेकिन मेरा मानना है कि हिमाचल में का वातावरण सौहार्दपूर्ण है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है और समय के अनुसार सभी समुदायों के साथ मिल बैठकर बातचीत करके आगे बढ़ा जाएगा। सर, इसमें सवाल ये है और ये बड़ा चिंताजनक है कि हमेशा
राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं ऐसे मसलों पे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। एक विशेष समुदाय के लोग हिमाचल में आए, रजिस्ट्रेशन के साथ काम करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कुछ लोग आते हैं शरारती तत्वों के रूप में, यहाँ का माहौल खराब करते हैं, यहाँ की बहू बेटियों को तंग करते हैं, और अगर कोई सामान यहाँ पर तहबाजारियों से लिया जाता है, क्योंकि तहबाजारियों की संख्या जो रजिस्टर्ड है वो 190 बताएगी सदन के अंदर, लेकिन 2000 के आसपास ये तहबाजारी। इन पूरे प्रकरण के अंदर अगर हम देखें तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि ये तो एक आशंका ये भी जताई गई कि रोहिंग्या मुसलमान हो सकते हैं, बांग्लादेशी हो सकते हैं। देखिए, अभी तो इस मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में सब बातों पर विचार करके आगे देखा जाएगा। लेकिन ये कहना चाहता हूँ मैं ना। इससे जुड़ा एक सवाल, क्योंकि अब आजकल चुनाव जो हैं वो पड़ोसी राज्यों में है, हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, इस तरह के मसले जब चलते हैं, क्योंकि इससे पहले बीजेपी या हिंदू संगठन ये देखते थे, लेकिन राजनीतिक रोटियां अब वहां पर सेकी जा रही हैं। नहीं, और इसमें हिमाचल प्रदेश में तो कुछ नहीं हुआ। भावनात्मक विरोध हर जगह होते हैं और एक पीसफुल विरोध हुआ, तो ऐसी बात करना कि इसको राजनीतिक रंग देना गलत होगा मेरे मामले में। वहाँ चुनाव है तो वहाँ मुद्दे बनाए और नेचुरली चुनावों के वक्त एक गलत बात है। एक दल बदल कानून, आखिरी सवाल आपसे, दल बदल कानून के तहत जो है वो जिस तरह से हमने देखा कि शिकंजा कसने के ऊपर राज्य सरकार ने काम किया है, क्या है वो उसके अंदर जो संशोधन किया गया है उस बिल में, और किस तरह से अब जो खरीद फरोख्त की राजनीति कांग्रेस जो है ये बात करती रही, या आपकी तरफ से भी कई बयान आए कि बहुत से विधायक जो है वो बिक जाते थे, अब उसके ऊपर लगाम लगेगी, शिकंजा कसा जाएगा, क्या है इस बिल के अंदर? देखिए, जो 10th शेड्यूल में दल बदल कानून है उसको हमने थोड़ा और सख्त बनाया है। उसके तहत कि आप इस कानून के तहत किसी एक पार्टी से चुनकर आते हो, 5 साल के लिए जनता ने उस पार्टी को वोट देकर चुनकर भेजा, लेकिन आपने आकर क्या किया? आपने आकर ये किया कि आपने अपनी पार्टी को बदल दिया, पार्टी को भी धोखा दिया और राजनीति और लोगों की भावनाओं का भी सम्मान नहीं किया। तो ऐसी दृष्टिकोण से हमने कहा कि जो भी विधायक द्वारा चुनकर आएगा, पार्टी छोड़ेगा, उसको पर्क्स और पेंशन्स को बंद कर दिया जाएगा, ताकि 5 साल बाद वो अपनी पार्टी में आएगा तो 5 साल बाद किसी दूसरी पार्टी में चला जाए। लेकिन 5 साल से पहले किसी प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन उसके नाम के आगे आती है तो ऐसे डिस्क्वालीफाई विधायकों को पेंशन और पर्क्स नहीं मिलेगी। अगर वो इस्तीफा दे देता तो अलग चीज है, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और कई चीजों को लेकर जनता टीवी से खास बात की है, और विशेष रूप से ये भी कहा है कि मॉनसून सत्र में हिमाचल प्रदेश जो विपक्ष है हिमाचल प्रदेश में उसकी भूमिका को भी सवालों के घेरे में लिया है, और इसके साथ ही विपक्ष की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया। वहीं संजौली जो अवैध मस्जिद निर्माण मामले में भी अपनी बात बेबाकी से कही है, और कानून और नियम में रहकर ये कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए, इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही है। अभी तक मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हर मुद्दे पर एक खास बातचीत आपने सुनी हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा की।